सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। ये बहुत ही क्वालिटी सीरीज आप इसको कह सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई जा रही है और टू दी पॉइंट है। मेंस के जैसे पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम साथ में एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपसे एक आशा तो करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो। बहुत कम लोग इन वीडियो को देखते हैं, क्वालिटी वाली वीडियो है, उनको भी एहसास नहीं है इन चीज़ों का कि कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो मैं दिन भर स्लाइडें बनाता हूँ, लेसन बनाता हूँ, बाद में वीडियो रिकॉर्ड होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत हार्ड वर्क इसमें लगता है। ठीक है, तो इतना आशा करता हूँ कि यार आपको एक लाइक करने में तो जोर नहीं आना चाहिए और कमेंट करके अपनी ओपिनियन भी बताओ। देखो, आप चाहते हो कि नई नई सीरीज हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाए, तो इतना आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा। आप जानते हो एक टीचर के लिए मोटिवेशन क्या है कि उसके स्टूडेंट उनके लेसन को अप्रिशिएट करें। इतनी तो उम्मीद आपसे करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप लाइक शेयर जरूर करोगे ताकि आगे आने वाले वक्त में और भी नई नई सीरीज यहाँ पे पढ़ाई जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा फोर्थ लेसन जो है उसका टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ज्योग्राफी की यदि बात करें तो भूआकृति विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि कैसे हमारी प्लेटें गति करती है। आपने देखा होगा कि जैसे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं। उसका सबका जिम्मेदार, या आप कह सकते हो ये सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? जितने भी ये सिद्धांत है आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पर्वतों का निर्माण है, ठीक है, जो गर्त है, ट्रेंच है, मिड जो अटलांटिक ओशन में आपने कटक रिज देखे होंगे, ये सब किसके कारण होता है? प्लेटों के मूवमेंट के कारण होता है। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है। यहाँ से हर साल यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो मेंटल प्लूम कोर ज्योग्राफी का है कि मेंटल प्लूम क्या होता है, थोड़ा सा हम देखेंगे मेंटल प्लूम को। तो वैसे पूरे लेसन का सार यही है, मेंटल प्लूम या हॉट प्लूम्स इनको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे जो प्री प्रशांत क्षेत्र है, जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, वो भी प्लेटों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि देखो, कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपने नहीं पढ़ा उनको, वो आपके सिलेबस में या आपकी, आप कह सकते हो सिलेबस में तो है वो चीज़ें, लेकिन आपकी किताबों में वो चीज़ें नहीं थी। जैसे कई बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था मेंटल प्लूम क्या है, लेकिन हम हॉट प्लूम देखते हैं, या मेंटल के अंदर बहुत सारे मतलब लावा मैग्मा वाली जो चक्रीय प्रवाह है उनको देखते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे प्री प्रशांत क्षेत्र है, तो ये सरकम पैसिफिक जो है, आपने हो सकता है नाम नहीं सुना हो, लेकिन आप ये जानते हो कि कौन हमारा सिलेबस क्या है। एक तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आपके सिलेबस के मेंशन है। ठीक है, एक ये होना चाहिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये किस टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे परिप्रशांत क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ये पता ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। तो नॉर्मली ये क्या होता है, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपका कॉमन सेंस ये आपको हेल्प करता है कि ये किस टॉपिक से है, उसके अकॉर्डिंग फिर लिखा जाए। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो, इससे अच्छा कुछ ना कुछ लिखा जाए। जैसे आप इसको रिंग ऑफ फायर को लेकर लिखते हो तो आपका उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन होता। आप यदि जो हॉट फ्लूम्स है, जो मेंटल में जो लावा मैग्मा के जो प्लूम्स चलते हैं उनको लेकर लिखते तो आपका काम बन जाता। तो ये इसको लास्ट में देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है इसके साथ मतलब कैसे इसकी भूमिका है इसको स्पष्ट करना है। तो पूरा लेसन में ये चलने वाला है, तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साथ में जो हमारी किताबें हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ नोट्स है, बच्चे कई बार पूछते हैं सर द हिंदू के मंथली नोट्स कहाँ मिलेंगे, या जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। 20-30 रुपये में पीडीएफ आप आराम से इस वेबसाइट पे जाना, ठीक है, या टेलीग्राम पे स्लाइड में लेसन वाली स्लाइड सेंड करूँगा, तो वहाँ पे भी आप लिंक लगा हुआ है, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करना। इसके अलावा जो हमारे जितने भी प्रिंट फॉर्म में किताबें हैं जो हम आपको पहुँचाते हैं घर पर बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ पे studieswithgj.rg, ये .com है, ये .org। तो साथ में हमारा जो कंटेंट आप जानते हो, लेसन सब हम फ्री में पढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत जो अर्निंग होती है अपनी किताबों से, अपने नोट से होती है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो। यदि आपको ये लगता है कि लेसन में जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए काम किया है, आपको लगना चाहिए, अदरवाइज मतलब कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा हम जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कोई ऐसा एक सिद्धांत नहीं है कि वैज्ञानिक आकर बता दिया कि हाँ ऐसे प्लेट ऐसे होती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक थ्योरी बनती है। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहले है 1912 के आसपास, ठीक है, वेगनर ने बताया कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो गति कर रहे हैं, ठीक है।
उन्होंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें बताने की कोशिश की उस समय काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, है ना। समय के साथ में फिर क्या होता है, 1930 के आसपास जैसे ये आर्थर होम्स के द्वारा सेवन धारा कन्वेंशनल जो करंट थ्योरी है वो दी गई, और वेगनर ने मतलब वेगनर के सिद्धांत के साथ भी ये जुड़ गई थी, है ना, माध्य विस्थापन सिद्धांत के साथ जुड़ गई थी। पहले जैसे वेगनर ने क्या माना था कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, कि उनको उतना आइडिया नहीं था कि जो प्लेटें मूवमेंट करती है उसका बेसिक रीजन क्या है। लेकिन जैसे ही 1930 के आसपास ये थ्योरी आती है तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों ने माना कि निश्चित रूप से जो मेंटल जो ऊपर मेंटल है या जो अपर मेंटल कह सकते हो, उसके अंदर जो दुर्बलता मंडल है या वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हॉट प्लूम्स होते हैं, मेंटल प्लूम्स होते हैं जो चक्रीय प्रवाह करते हैं, उसके कारण क्या होता है, प्लेटें मूवमेंट करती है। तो इसके अलावा जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से आने से पहले आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पता होना चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए सेवन धारा सिद्धांत, क्योंकि सेवन धारा सिद्धांत ये जो बेसिक जो फोर्स प्रदान करता है प्लेटों को, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक पूरा चुंबकत्व होता है, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारी चट्टानें हैं इनका हम चुंबकत्व ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई भी नई चट्टानें जब बनती है, तरल मैग्मा लावा जब जमता है तो उसके अंदर उस समय क्या होता है, जब वो जमता है तो उस समय बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, तो उस समय उसके अंदर जो खनिज पदार्थ होंगे वो कौन से चुंबक दिखाएंगे, जो पृथ्वी का जो पोल है, जैसे हमारा एक ज्योग्राफिकल पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये भौगोलिक जिनको पोल हम बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध है, जैसे उत्तर में आर्कटिक है और दक्षिण में अंटार्कटिक है। इसके अलावा भी एक और पोल होते हैं, कौन से, चुंबकत्व के पोल होते हैं, कि जो पृथ्वी है ना उस पर आप कह सकते हो हमारा विशेषकर जो आउटर कोर है आपका, आउटर कोर इंदर कोर के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसकी वजह से क्या बनती है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसे चट्टानों में भी वो क्या आता है, चुंबकत्व, उनको बोलते हैं जीवाश्म चुंबक बोलते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेटों की गति का मूवमेंट लगा सकते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह पर क्या किया, चट्टानों के जो पूरा चुंबकत्व है उनको देखा, उसके आधार पर भी ये पता लगा कि प्लेटें जो है गति करती हैं, उनका मूवमेंट क्या है, उनके आधार पर पता लगता है। इसके अलावा एक हेरियस मोदे हैं जो क्या, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया कि सागर तल का विसरण हो रहा है, या आप कह सकते हो सागर तल फैल रहा है, सी फ्लोर उन्होंने स्प्रेडिंग की थ्योरी दी है ना, वो भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब भी आएगा तो आप उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखोगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनको मिलाकर बनाए, कोई एक सिद्धांत नहीं है। उसमें आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा लिखोगे। इंट्रोडक्शन में 3-4 ये कीवर्ड जरूर लिखना कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, कि आप ऐसा कह सकते हो ये कोई एक सिद्धांत नहीं होकर बहुत सारे सिद्धांतों को मिलाकर ये 1964 के आसपास 1960 के दशक में बनाया गया था। उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का नॉलेज होता है, इसमें सेवन धारा सिद्धांत का नॉलेज होता है, इसमें जो पूरा चुंबकत्व के गुण है वो भी, मतलब वो सिद्धांत भी आता है इसमें, साथ में जो हेरियस मोदे का सागर तल विसरण है वो सिद्धांत भी आएगा। तो आप समझ गए ना कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जैसे 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, तो वो कई सारे जो साइंटिफिक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उनको साथ लेकर आता है। तो ये बात समझ लेना, जब भी क्वेश्चन आए तो इस दृष्टिकोण से लिखना है। तो प्लेट जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर जाने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये कब आया था, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कभी मेंस के एग्जाम में यही पूछ ले, अरे यार इतना काफ़ी है जैसे बच्चे बोलते हैं सर इसको तो बहुत पढ़ना चाहिए, 5-5 पेज में मैं आपको पढ़ाऊँ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। जैसे मेंटल प्लूम आ गया तो मेंटल प्लूम इतना ही काफ़ी है, इतना समझ लिया आपने तो आपका काम बन गया। और इसमें भी वही काम करता है, सेवन धारा सिद्धांत में भी हॉट प्लूम्स और मेंटल प्लूम्स काम करते हैं, ठीक है। तो सेवन धारा सिद्धांत या जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है, ये क्या है। तो 1930 के दशक में आप कह सकते हो जो आर्थर होम्स जो एक विद्वान है, उन्होंने क्या बताया था कि जो मेंटल पार्ट है, विशेषकर आपका अपर मेंटल है, उसमें क्या करते हैं, जो हॉट प्लूम्स होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं, वो गर्म होते हैं, वो क्योंकि उन तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी दिशा में जो भी चट्टानें आती है वो पिघलती रहती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को, जैसे ये ऊपर वाला हमारा क्रस्ट है ना, यहाँ पे हमने देखा कोर है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कोर है, और बाहर था आउटर कोर। तो आउटर कोर हमने क्या देखा था, आउटर कोर एक तरह से तक पिघला हुआ था ना, तो यहाँ से भी वो प्लूम्स ऊपर उड़ते हैं, यहाँ से भी प्लूम्स ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या था, यहाँ पे दुर्बलता मंडल जो अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है, वहाँ से भी प्लूम्स ऊपर उठ के जो हमारा जो ये क्रस्ट है ना, ऊपर वाला क्रस्ट, इसको पिघलाते रहते हैं। और कुछ प्लूम्स क्या करते हैं, वापस चक्री होते होते ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, वापस नीचे जाते रहते हैं। बीच में कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो नहीं पिघलती है, ठीक है, ये सेल्स बन जाते हैं ऐसे, बीच में कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो नहीं पिघलती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इसका चक्रीय प्रवाह होता है, ठीक है, और ये यहाँ से पिघलाता रहता है, यहाँ से पिघलाता रहता है। एक समय क्या होगा, प्लेट का मूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको घुमा रहे हैं तो प्लेट यहाँ से टूट जाएगी। तो ऐसे क्या करता है,
ऐसे ही मतलब जैसे हमारी जो अपसारी सीमा बनती है, ठीक है, डाइवर्जेंट जो बाउंड्री बनती है ऐसे ही बनती है। तो सेवन धारा सिद्धांत ऐसे काम करता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया सेवन धारा सिद्धांत का, तो बहुत आपके पास 50 वर्ड है तो उसको आप 150 वर्ड में लिख लोगे, क्योंकि केवल ये नहीं लिखना होता, उसके साथ प्लेट टेक्टोनिक से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर आपको बात करनी होगी, अच्छे अच्छे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप इससे क्या समझे कि जो ये सिद्धांत है सेवन धारा सिद्धांत किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया कि जो मेंटल है, मतलब आप कह सकते हो जो मेंटल का भाग है, ऊपरी मेंटल, उसमें सेवन धाराओं के प्रभाव की उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की। और उन्होंने क्या बताया कि ये मतलब धाराएं हैं, जो प्लूम्स है ना, ये रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल के भाग में उत्पन्न होती है और ऊपर की ओर इनका प्रवाह जारी रहता है। बाद में जैसे ही जो क्रस्ट है हमारे उसके नीचे टकराती रहती है, उसको पिघलाती रहती है, ठीक है। एक समय के बाद में क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकल जाती है। तो ज्वालामुखी आपने देखा होगा, विशेषकर इससे क्या बनता है, जो अटलांटिक क्षेत्र में आपने मिड अटलांटिक में कटक देखे होंगे, यानी महासागरीय जो पहाड़ियाँ आपने देख सकते हो, बहुत सारे गड्ढे वहाँ पे होते हैं, तो वो इससे बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो धाराओं का तंत्र क्या करता है, लगातार चलता रहता है। और यही क्या है, आप कह सकते हो प्लेटों की गति का, प्लेटों के जो फोर्स है उसका रीजन है सेवन धारा सिद्धांत। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा मानकर चल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं। इतना काफ़ी है, ये सिद्धांत इतना पढ़ लिया काफ़ी है। बस इसको आप प्लेट टेक्टोनिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ इसको जोड़ के आराम से अपना 150 वर्ड का 250 वर्ड का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। तो कहने का क्या मतलब, टू दी पॉइंट पढ़ो, पीएचडी मत करो। एनसीईआरटी किताबें आपकी लगभग चीज़ें कवर कर देगी ना, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से, इतना कंटेंट कंज्यूम करने से थक जाओगे, मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपका माइंड थक जाएगा। तो कम पढ़ो, उसी को थोड़ा पढ़ के उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। आप कह सकते हो कि मेंस के एग्जाम में घड़े जितना पढ़ना है, घड़े में जितना पानी आता है ना इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको फिर आपको मेंस के एग्जाम में सागर बनाना है, घड़े जितना कंटेंट को 150 वर्ड 250 वर्ड में आपको लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। देखो मेरा तो अनुभव ये कहता है, और मैं अपने अनुभव को मेंस के एग्जाम में प्रूफ साबित भी कर चुका हूँ, अच्छे मार्क्स ला के भी, 3 बार इंटरव्यू करा के। तो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर सकते हो। और मैं ही नहीं, जितने भी आप सिलेक्टेड लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो वो आपको इस चीज़ को बताएंगे कि मेंस के एग्जाम में टू दी पॉइंट सिलेबस पढ़ो, शॉर्ट में अपने नोट्स रखो, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे ये डायग्राम आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम है। अभी मैंने आपको वहाँ पे बना के भी दिखा दिया। जैसे नॉर्मली आप कैसे कर सकते हो, जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, सेवन धारा सिद्धांत का आ जाए, तो तुरंत क्या करोगे, ये डायग्राम बना देना, ठीक है, आराम से इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो साथ साथ में आपको एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाते हैं वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा क्रस्ट है ना, आप कह सकते हो ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोर है। तो इसमें क्या होते हैं, विशेषकर जो प्लूम्स है ना, इसे ऊपर चलते रहते हैं, ऊपरी जो मेंटल है उसमें, उससे भी चलते हैं साथ में। जो क्योंकि एक चीज़ है ना कि आप ये जानते हो कि जो गर्म पदार्थ होता है या जो गर्म गैसें होती हैं, उनका क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या उतनी बनती नहीं है, तो उनका ऊपरी मुखी प्रवाह होना एक लाजमी बात है, साइंस ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्लूम्स क्या करते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारा क्रस्ट है उसको भी कमजोर करते रहते हैं, लेकिन साथ में ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, एक चक्रीय प्रवाह हो जाएगा। तो ये कोल्ड प्लूम्स आएंगे नीचे, यहाँ से मतलब गए गर्म, यहाँ धीरे धीरे ठंडा हो गए, क्योंकि उन्होंने ताप अपना छोड़ दिया, विसरण कर दिया उसका, धीरे धीरे नीचे की ओर आए, फिर वापस गर्म हो गए। कहाँ पे आ गए, ये कौन सा मंडल है, नीचे आप कह सकते हो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास ऊपर की घटना है, ये उसकी घटना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से गर्म पदार्थ ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि मतलब वही बात है, गैसों के साथ में या रेडियो एक्टिव पदार्थ सब ऊपर उड़ते हैं, धीरे धीरे वापस ये चक्रीय प्रवाह होता रहता है, ठीक है। तो चट्टाने क्या, ये हमारी जो प्लेटें क्या करती है, ये मूवमेंट करने की ओर बढ़ जाती है, धीरे धीरे फिर क्या कर देंगे, ये आप कह सकते हो जैसे हमारा जो क्रस्ट है ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा यहाँ से, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लूम्स है उन्होंने कमजोर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टूट जाएगी हमारी जो प्लेटें, इनके मूवमेंट हो जाएगा। तो इसको सेवन धारा सिद्धांत को आप ऐसे करके समझा सकते हो, और इसमें भी आप डायग्राम में देख लो, डायग्राम में आप आराम से इसको समझ सकते हो। जैसे ये हमारा इनर कोर हो गया, ठीक है, बाहर देखो आउटर कोर हो गया। तो आउटर कोर क्या है, हमने पहले भी देखा, आउटर कोर अर्थ पिघलित मैग्मा का बना हुआ है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव से लेकर बहुत सारे प्रवाह होते रहते हैं, कन्वेक्शन, ये सेवन ही धाराएं चलती रहती है। तो धीरे धीरे इनका प्रवाह कैसे होता है, ऊपर की ओर होने लगता है, ठीक है, ऊपर की ओर होने लगता है। फिर ऊपर आप जानते हो जो अपर मेंटल है, उसके अंदर भी अर्थ पिघलित जो लावा मैग्मा है, जहाँ से आज हमारे जो ज्वालामुखी है, हॉटस्पॉट आपने देखे होंगे ज्वालामुखी, जहाँ से एक
पाइप की तरह जो वाला जो है बेसाल्ट लावा कह सकते हो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे मतलब यहाँ पर हमारा जो क्रस्ट है उसको कमजोर करता रहता है, लेकिन साथ में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। फिर ये अपना तापमान कम होते होते फिर ये नीचे की ओर सबडक्ट करेगा, ठीक है, नीचे की ओर सबडक्ट करेगा। तो लेकिन फिर उस जोन में आ गया, कौन सी जोन में, गर्म वाले जोन में, तो ये एक चक्कर बन जाएगा, फ्लो कन्वेक्शन आप कह सकते हो, इनका 7 ही धाराओं का एक चक्कर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम, ये डायग्राम कर लो, ऐसे दिखाना है कि इनर कोर दिखा दिया, आउटर कोर, ये 7 धारा का। तो जब भी 7 धारा का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या बनाओगे, ये डायग्राम मस्ट है, बनाना है और चीज़ों को लिखना है, तुलना करनी है सिद्धांतों के साथ में, प्रैक्टिकल तुलना करनी है। 150 वर्ड में 250 वर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इजीली आप इसको हैंडल कर लोगे, ठीक है। हर साल एक कोर ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आता है जिसको आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें भी समझना इस बात को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखना, जो ताप की 7 तरंगे हैं उनका प्रारूप और प्लेटों के साथ इनका संचलन कैसे होता है। चाहो तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस बार बार करना तो इजीली आप समझ सकते हो। तो नीचे से क्या होता है, करंट ऊपर की ओर आ रही है, देखो इसमें देखा करंट आ रही है, हमारा क्रस्ट है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मतलब हमारे क्रस्ट पर टकराता रहता है, गर्म बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, उसको पिघलाता रहता है। तो एक समय बाद में ये बाहर निकलने की ओर कोशिश करेगा, तो वहाँ से क्या होगी, प्लेटों का मूवमेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, दो प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकेगी, तो वहाँ से लावा बाहर निकलेगा। तो इससे क्या होगा, कटकों का निर्माण होगा। कटक मतलब महासागरीय पहाड़ियाँ भी कह सकते हो, साथ में मतलब आप कह सकते हो महासागरीय क्रस्टों का निर्माण होता है। यानी जो नई चट्टानें कहाँ से आती है, वो नीचे से आती है। नया हमारा जो आप कह सकते हो महासागरीय जो क्रस्ट है, किसका बना है, बेसाल्ट का बना है, बेसाल्टिक महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। तो इनको क्या बोलते हो, इनको रचनात्मक शक्तियाँ भी बोलते हैं। यदि ये नहीं होती तो नई चट्टानें कहाँ से आती है ना, तो इनको रचनात्मक बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे जाके चट्टानें टकराती है वहाँ पे उनको बोलते हैं विनाशकारी शक्तियाँ कह सकते हो, ठीक है। अभी सारी जो कन्वर्जेंस जोन बनता है उसमें ऐसी घटनाएं घटती है। तो ये मतलब 7 धारा सिद्धांत आप कह सकते हो, ऐसे ही काम करता है। मेंटल इनको बोलते हैं, फिर नीचे की ओर डूबता है वापस, ठीक है। तो एक ये चक्कर जारी रहता है, ठीक है, चक्कर जारी रहता है। फिर बाद में क्या होता है, एक समय बाद में जैसे इन प्लेटों का मूवमेंट इस तरफ हुआ, यहाँ से कटक बने, गर्त बने, ठीक है। लेकिन वही चट्टानें, यही प्लेटें आगे जाके दूसरी प्लेट से जब टकराएगी तो जिनका घनत्व ज़्यादा होगा, जिन प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होगा, जैसे महाद्वीप और ओशियन प्लेटों की तुलना करें तो जो ओशियन प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, उनका घनत्व है और स्पीड ज़्यादा होती है। तो जैसे महाद्वीप प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, तो ये क्या करेगी, नीचे सबडक्ट करेगी, ठीक है। जब भी टकराएगी, कन्वर्जन इनका होगा, तो महासागरीय प्लेट का सबडक्शन होगा, ठीक है। और ये फिर से प्लेट कहाँ चली जाएगी, उसी जोन में चली जाएगी जहाँ पे फिर से क्या होती है, चट्टानें पिघलने लगती है। तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये संबंध आगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का ही पार्ट है। तो इस दृष्टिकोण से ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सेकंड जो थ्योरी है वो है सागरीय अधस्तल का विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझने से पहले वैज्ञानिकों ने बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो ओशियन की जो तटों की आकार है, या कैसे वहाँ पे द्वीप समूह का विकास हुआ है, कैसे पहाड़ पर्वत बने हैं, इन सब का विकास उन्होंने देखा। तो उन्होंने एक साथ में कई सारी चीज़ें नोटिस की कि जो ओशियन फ्लोर है वो भी स्प्रेड हो रहा है, मतलब नया बन रहा है। आप कह सकते हो कि जो 7 धाराएं तरल मेग्मा लावा जो लाती है वो कटकों के सारे जमा होता है, तो वहाँ नई चट्टानें आपको मिलती है। नई चट्टानें मिलती है तो जो सागर का जो बेसाल्ट आप कह सकते हो क्रस्ट जो है वो फैल रहा है वो, ठीक है। इसलिए इनका मानना है, विद्वानों का मानना है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो यही इसकी थ्योरी है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो विद्वानों ने क्या किया, बहुत सारी जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन किया, इनको क्या बोलते हैं, पूरा चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चट्टानों का मतलब विशेषकर जैसे हम नॉर्मली ये देखें, जैसे ये सी फ्लोर है, ठीक है, आप मिड अटलांटिक ओशन की बात कर सकते हो, जहाँ से मतलब कटक बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कटक बन रहे हैं, नीचे से मतलब प्लेटें दोनों तरफ जा रही है, नए नए कटकों का निर्माण हो रहा है। जो महासागरीय क्रस्ट है, बेसाल्टिक क्रस्ट है, उसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से जब ये फैलता है ना, तो जब हम यहाँ वाली चट्टानों का अध्ययन करेंगे, इनका पूरा चुंबक तो देखेंगे, तो इनका मतलब नया नजर आएगा, या जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो नजर आएगा। साथ साथ में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, कब उस समय बने थे उनका अलग अलग चुंबकत्व की दिशा नजर आएगी, क्योंकि उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करता है। जैसे हम ये जानते हैं ना कि
कंपास हम देखते हैं कि जो दिशा बताता है, चुंबकत्व वाली दिशा बताता है, उसके हिसाब से ये चट्टानें भी है ना काम करती है, चट्टानों में भी ये चुंबकत्व काम करता है। तो यदि हम चट्टानों का चुंबकत्व का अध्ययन करें तो उससे भी आइडिया लगता है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो गति कर रही है। साथ में उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ वाली चट्टानों का हम अध्ययन करें, जो पास वाली चट्टानें, विद्वानों ने क्या पाया कि कटकों के सारे जो चट्टानें हैं ना वो नई चट्टानें हैं। ठीक है, नई चट्टानें, उनमें बहुत सारे जो खनिज तत्व हैं सब ये नए नजर आते हैं, क्योंकि हम आराम से जो कार्बन डेटिंग है या रेडियो जो चीज़ें उनसे क्या कर सकते हैं, चट्टानों की आयु का पता लगा सकते हैं। तो नई चट्टानें कहाँ मिलती है, कटकों के सहारे मिलती है। पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती है, कटकों से दूर मिलती है। ठीक है, तो ये विद्वानों ने बताया। तो इसका मतलब जो सी फ्लोर है, ठीक है, महासागरीय क्रस्ट है, वो स्प्रेड कर रहा है। कैसे कर रहा है, इन्हीं के सारे स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, यही इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, तो इनके अध्ययन के आधार पर यह आइडिया लगता है कि महासागरों का जो तल है या महासागरों का आप कह सकते हो, धीरे धीरे उनमें कई सारी क्रियाएं हो रही है। तो इनमें क्या देखा गया था, विशेषकर जो मध्य महासागरीय कटक है, आपने देखा वर्ल्ड का जब मैप देखते हो तो उस मैप में गौर करके देखना, जो विशेषकर अटलांटिक महासागर है उसमें देखना बीच में ऐसे कटक नजर आएंगे आपको, वहां पे लिखा भी है मिड अटलांटिक कटक लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां से क्या हो रही है, जो प्लेटें हैं विपरीत दिशा में जा रही है, नीचे से जो तरल लावा मैग्मा आ रहा है, नई नई चट्टानें वहां पे बन रही है। तो वो ये बात दिखाता है कि जो ओशन फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये देखा गया है कि मध्य सागरीय जो कटक है उनके साथ साथ क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार, यानी जो नीचे से लावा मैग्मा आता है, एक सामान्य क्रिया है। और ये क्या करता है, वहां पे बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालता है, नई नई चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या देखा गया था, इसमें देखा गया था जो महासागरीय कटक है उनके मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर यदि हम चट्टानों का अध्ययन करें तो उनकी चट्टानों का समय, उनका स्ट्रक्चर, केमिकल जो भी चीज़ें होती हैं वो एक समान देखने को मिलती है, एक समान उनमें चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी पता लगता है कि जो महासागरीय कटक है उनके समीप हम नई चट्टानों को देखते हैं और वहाँ पर जो चुंबकत्व उनका देखें, यदि उन चट्टानों का हम चुंबकत्व देखें तो नॉर्मल उनका ध्रुवण नजर आता है, यानी पोलरिटी नजर आता है। नॉर्मल चुंबकत्व का मतलब क्या हो गया, जो पृथ्वी के अकॉर्डिंग है। जैसे अभी पृथ्वी का देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये हमारी पृथ्वी है तो ये हमारे भौगोलिक ये कौन से है, नॉर्थ एंड साउथ है। ठीक है, तो चुंबकत्व जो होते हैं ना उनसे लगभग कितनी दूरी पर होते हैं, लगभग 11 डिग्री या ऐसा कुछ होता है उसमें, तो वो ऐसा होता है। ये हमारा जैसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ या साउथ कैसे भी हो सकता है, वो कभी कभी पलटता भी रहता है। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है ये जो है ना उल्टा भी होता रहता है, व्युत्क्रमण भी उसका उड़ता रहता है। तो ये चुंबकत्व वाला है, नॉर्थ एंड साउथ वाला है। कंपास जो देखते हैं हम कई बार चुंबकत्व वाला देखते हैं ना, तो भौगोलिक दूर अलग होते हैं और चुंबकत्व वाले अलग होते हैं। तो जब हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो उनमें नजर आता है कि जो नई चट्टानें बनी है उनमें नॉर्मल पोलरिटी नजर आती है। इसका मतलब वो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वही उनमें नजर आता है। तो कभी कभी ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, कभी इसको अलग टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे, ये आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, इसको एक अलग टॉपिक में कभी करंट ज्योग्राफी के साथ इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि इन चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, विशेषकर जैसे जो मिड अटलांटिक कटक है, आप कह सकते हो बीच में एक कटक है। ठीक है, नीचे से लावा मैग्मा आ रहा है, तो धीरे धीरे चट्टान यहाँ पे क्या होते हैं, चट्टानें बनती जाती है, चट्टानें बनती चली जाती है। ठीक है, चट्टानें बनती चली जाती है। तो यदि हम इन चट्टानों का, पास वाली चट्टानों का अध्ययन करें, इनका अध्ययन करें पास वाली का, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो केमिकल चीज़ें हैं या उनकी जो आयु है वो सेम देखने को मिलती है और उनका चुंबकत्व भी सेम देखने को मिलता है। जैसे जैसे दूर की चट्टानों का हम अध्ययन करेंगे तो ये कब बनी थी उस समय की उसमें चुंबकत्व नजर आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या बताती है कि हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 7 धारा सिद्धांत पढ़ा, उसी तरह से ये क्या है, सी फ्लोर स्प्रेड वाली थ्योरी भी आ सकती है। कभी कभी हो सकता है केवल इसको लेकर पूछ ले कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें काम करती है। कीवर्ड में भी लिख दिया मैंने, नोट्स को 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ी सी मैपिंग डायग्राम जो है उनकी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो महासागरीय परपट्टी है, यानी महासागरीय परपट्टी किसकी बनी हुई है, बेसाल्ट की बनी हुई है। तो नया नया जो लावा मैग्मा जो आता है, बेसाल्टिक लावा आता है, उनके जमा होने से महासागरीय जो परपट्टी, भूप्रपट्टी तो अलग है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी अलग है, वो अलग चीज़ों से बनी है, ग्रेनाइट से, इनसे बनी है। बाकी महासागरीय किससे बनी है, बेसाल्ट से बनी है, नई बेसाल्ट से। तो इनका भी हम अध्ययन करें तो ये नजर आता है कि महासागरीय परपट्टी की जो चट्टानें हैं महाद्वीपीय भूप्रपट्टी या परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। नई क्यों है, कि वहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई मैग्मा आ रहा है, उनका जमा हो रहा है कटकों के सहारे। ठीक है, तो इनका ईयर भी दिया गया है, जैसे महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है। ठीक है, जबकि महाद्वीपीय चट्टानों की बात करें तो ये कितनी है, 3200 मिलियन वर्ष भी पुरानी है। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, जैसे
जैसे हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे यहाँ से तरल मेघमान लावा ऊपर आता है, यहाँ कटकों का जमाव होता है, ठीक है। जो शुरू में जो महासागरीय जो कह सकते हो क्रस्ट का निर्माण होता है, तो ये धीरे धीरे विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जैसे हमारी जो प्लेटें हैं ये दोनों दिशाओं में टकराती है, ठीक है। तो जो यहाँ से धीरे धीरे आता है वो नीचे की ओर चला जाता है, सबडक्ट करता है। इसका मतलब फिर से मतलब ये चक्कर चलता रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि ना तो नया बनता है ना पुराना नष्ट होता है, ऐसा कुछ एक थ्योरी चलती है ना, कि मतलब यहाँ से नया बना तो यहाँ पे वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो एक चक्कर पूरा चलता रहता है, ठीक है। पदार्थ का जो निर्माण होता है इसी साइंस में थ्योरी चलती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये पता लग गया कि जो आइडिया लग गया कि सी फ्लोर जो स्प्रेड हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसका भी सेवन ही धाराई सिद्धांत ही आप कह सकते हो, वही जो तरल मेघमा लावा होता है। इसके अलावा जैसे कटकों के सारे जो गहरी खाई में आप देखोगे भूकंप का जो उद्गम अधिक गहराई पर होगा, मतलब जो जहाँ पे गहरी खाई में मतलब आ रहा है अर्थक्वेक, तो उसका हम फोकस मूल वो पहले पढ़ चुके हैं, तो उनका बहुत ही गहराई पे होगा। जबकि जैसे मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम के अंदर कम गहराई पे होगा, ठीक है। जैसे विशेषकर हम देखते हैं जैसे यहाँ पे दो प्लेटें अलग अलग दिशा में होती है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक जो आता है कटकों के सारे, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्लो मूवमेंट होता है, मतलब अचानक चट्टानें क्या होती है, टकराती नहीं, धीरे 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 होता है। तो यहाँ के जो अर्थक्वेक यहाँ पे आएंगे, मिड एटलांटिक ओशन में जो अर्थक्वेक आएगा वो कम रिएक्टर वाला होगा। जबकि जहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती है, जहाँ पे टकराती है वहाँ पे क्या होगा, अधिक गहराई पर मतलब भूकंप का जो फोकस देखने को मिलेगा। ये बेसिक थ्योरी इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेसिक साइंस है, ज्योग्राफी है। और आप साथ में क्या करोगे, जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वो मेरे साथ पढ़ते चलना, 2-3 बार रिवीजन करोगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ पाती है तो कमेंट करके बताना आराम से। और ऐसे इन चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं ज्योग्राफी के, जो एनिमेशन के साथ पढ़ाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन हमारा काम क्या है, एग्जाम में उसको प्रोड्यूस करना है, तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मैं यहाँ पे साथ में नोट्स जो है, बहुत ही क्वालिटी के नोट्स हैं ये, ठीक है, वो भी आपके काम के, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देखना ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे ओशियन की हम बात करें, जो कह सकते हैं जहाँ पे मिड अटलांटिक जो कटक है उनकी बात कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे विशेषकर यहाँ से तो क्या होता है, मेग्मा जो होता है धीरे धीरे ऊपर आता है, और यहाँ से फिर क्या होता है, प्लेटें मूवमेंट करने लगती है, विपरीत दिशाओं में मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कटकों का, ओशियन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, कटकों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हो मिड अटलांटिक ओशियन में, आप एग्जाम्पल के रूप में मैप में देखना, वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नई चट्टानें बनती है, यानी हमारी जो प्लेटें हैं उनका निर्माण होता है, आप कह सकते हो रचनात्मक शक्ति यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पे कम जो रिएक्टर वाले होते हैं या कम गहराई वाले अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो उतना विस्फोट नहीं करता है, यहाँ पे क्या एकदम धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कटकों का निर्माण होता है। तो महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इन क्रियाओं की वजह से क्या क्या निर्माण होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है, कौन सी भूगर्भिक घटनाएं घटती है, तो उनको एग्जाम्पल देके आपको बताना है, ऐसा आपको मैप बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे हॉट स्पॉट दिया गया है, तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट में तो आप ऐसा कह सकते हो पाइप की तरह, यहाँ पे परमानेंट एक पाइप, नलकूप आप कह सकते हो, नलकूप से जैसे पानी निकालते हैं ना, तो ऐसे पृथ्वी पर जो हमारी प्लेटें हैं वहाँ पर ऐसे मतलब नलकूप की तरह है कि वहाँ से तरल मैग्मा लगातार बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, एक बार हिंद महासागर में देखना, रीयूनियन हॉटस्पॉट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी भारतीय जो भूमि है, गोंडवाना लैंड से टूटकर जब मूवमेंट कर रही थी नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो जो हमारा गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है, दक्षिण का जो आप कह सकते हो भाग कह सकते हो, मुख्य रूप से जो भारत की भूमि है, उस पर जो बेसाल्टिक लावा आया था ना, वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने से आया था, जो आज हमारी काली मिट्टी का विकास हुआ था। तो ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं, कभी कभी हो सकता है ऐसा कुछ ना जाए कि जो वोल्केनो हॉटस्पॉट क्या होते हैं। तो वोल्केनो हॉटस्पॉट आप ऐसा कह सकते हो, जो अपर मेंटल है, दुर्बलता मंडल है, उसके साथ एक कनेक्ट है, पाइप की तरह, एक नलकूप की तरह कनेक्ट है, वहाँ से लावा क्या करता है, धीरे 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 होता है। तो उससे भी बहुत फायदा होता है, नया जो है क्रस्ट का निर्माण होता है, नई नई चट्टानों का अध्ययन होता है, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आप अध्ययन कर सकते हो इनका, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में मूवमेंट करती है, तो कहीं तो मतलब किसी का टकराएगी, जो सामने से दूसरी प्लेट आएगी, ठीक है। तो ओशियन वाली प्लेट क्या होती है, भारी होती है, घनत्व इनका ज़्यादा होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल जो परपट्टी है, भूप्रपट्टी है, उसके साथ ये टकराएगी, तो नीचे सब्डक्ट कौन सी करेगी, ओशियन वाली सब्डक्ट करेगी। तो जैसे ही सब्डक्ट करेगी तो कौन सी जोन में जाएगी, वही जो बहुत ज़्यादा तापमान है, दुर्बलता मंडल है,
तो उस जोन में जाने से क्या होगा, यहाँ वाला जो प्लेटें नीचे की ओर जा रही है, यहाँ वाली जो प्लेटें पिघलेगी, पिघल के आप कह सकते हो फिर ऊपर की ओर आएगी। जो पर्वतों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा विशेषकर जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, आप एंडीज का एग्जाम्पल दे सकते हो, रॉकी जो पर्वत है उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। शुरू में जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो आप कह सकते हो कि जो इंडियन प्लेट है या गोंडवाना की जो प्लेट है 33 महासागर के अवशेषों पर टकराव डालती है, ठीक है। तो जहाँ पे ओशियन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, तो ओशियन प्लेट क्या करेगी, सबडेट करेगी, नीचे डूबेगी और वो पिघल के फिर एक ज्वालामुखी आप कह सकते हो के रूप में, श्रृंखला के रूप में फूट सकती है, ज्वालामुखी पर्वत बन सकते हैं, ठीक है। अभी आगे लेसन में यही चीज़ें हम दोबारा से अध्ययन करने वाले हैं। तो इस बात को समझ गए होंगे कि जो 7 धारा सिद्धांत है, कैसे जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, सब सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम कहाँ पे जा रहे हैं, प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो इसका भी हम देख सकते हैं, जैसे अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम उसकी बात कर रहे थे, चुंबकत्व की बात कर रहे थे कि यदि हम जो नई चट्टानें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना मिड अटलांटिक ओशन नीचे से क्या आ रहा है, लावा मैग्मा जो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अटलांटिक कटक कह सकते हो, या जो कटकों का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे सागर में ऐसे बहुत जगह हो रहा है ऐसे, ठीक है, कटकों का निर्माण हो रहा है, मतलब प्लेटें विपरीत दिशाओं में यहाँ से खिसक रही है। तो यदि हम इनका अध्ययन करें, जैसे इनका अध्ययन करें, ठीक है, इन चट्टानों का अध्ययन करें, तो यहाँ पे आप देखना नॉर्मल मैग्नेटिक पोलरिटी लिख रखा है, यानी जो सामान्य चुंबकत्व दिखा रखा है। यानी ये किसके साथ में, ये ऐसा क्यों है कि जब शुरू में जो लावा मैग्मा होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसका अपना चुंबकत्व ना होकर किसका होता है, जो पृथ्वी का जो उस समय जो चुंबकत्व होता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर अलग अलग समय में जो चट्टानें बनी है, उस समय क्या होता है, अलग अलग समय की उसमें क्या होता है, चुंबकत्व दिखाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का जो आप कह सकते हो चुंबकत्व जो है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये बदलते रहते हैं, ये व्युत्क्रमित होते रहते हैं समय समय के हिसाब से, ठीक है। भौगोलिक नॉर्थ साउथ नहीं बदलता है, लेकिन चुंबकत्व नॉर्थ साउथ है ना, वो बदलता रहता है, ठीक है। तो चट्टानों में भी वो अलग अलग नजर आएगा। तो उससे एक फर्क पड़ता है कि चट्टानों की दिशा किस दिशा में है। पुरानी चट्टानों का अध्ययन करेंगे तो उनकी जो है ध्रुव अलग नजर आएगा, उनका जो चुंबकत्व है अलग नजर आएगा, नई चट्टानों का अलग नजर आएगा। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि चीज़ें समझ में आने लगती है। तो ये इसे आप डायग्राम में इसमें देख सकते हो कि शुरू वाली जो है ना, जो नई चट्टानी बन रही है, उसमें क्या है, नॉर्मल मैग्नेटिक पोलरिटी दिखा रखी है, और जो रिवर्स मैग्नेटिक पोलरिटी कहाँ दिखा रखी है, पुरानी वाली चट्टानों में दिखा रखी है, ठीक है। इनको आप देखोगे तो ये पुरानी वाली में नजर आएगी, डायग्राम में भी जो अलग कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भू चुंबकत्व या पूरा चुंबकत्व का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे आप काम चला सकते हो। आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति को थोड़ा सा गूगल और यूट्यूब कर लेना, या कभी ये टॉपिक करंट में भी आजकल चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं एक दिन, किसी दिन इसी लेसन पर हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का यही पूरा चलता रहता है, और यही हमारी थ्योरी है, ठीक है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, ये डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। ये डायग्राम बनाना, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सागरीय अधस्थल विस्तार लिखा हुआ है साफ साफ। तो शुरू में क्या होता है, जैसे दुर्बलता मंडल हो गया, दुर्बलता मंडल का मतलब क्या हो गया, 100 किलोमीटर नीचे, 100 से 250 के आसपास किलोमीटर की बात है। अपर मेंटल आप कह सकते हो, जहाँ पर चट्टानें अभी भी क्या, तरल मैग्मा लावा के रूप में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो प्ल्यूम्स ऊपर उड़ते हैं, हॉट प्ल्यूम्स आप कह सकते हो, ठीक है, इनका चक्रीय प्रवाह भी यहाँ से होता रहता है, ठीक है। बीच में चट्टानें, जो ठोस चट्टानें जो जिनको पिघला नहीं पाते हैं, प्ल्यूम्स इनको पिघला नहीं पाते हैं, तो एक मतलब ऐसा चक्कर बनता है, ऐसे सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब नया मतलब तरल लावा मैग्मा बनता है, तो यहाँ पे नई नई चट्टानों का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे महासागरीय पटल दिखाया गया है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब कहीं कहीं ट्रेंच और मतलब गहरी खाई भी बनती है। तो जहाँ पे अपसारी सीमा का मतलब क्या है, मतलब डाइवर्जेंट जो प्लेट होती है, जब प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है, तो वहाँ से क्या निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। और जहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे यहाँ पे लिखा है अभिसारी सीमा, तो जहाँ पर प्लेटें आपस में टकरा रही है, तो वहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। वहाँ जैसे ट्रेंच गड्ढा बनता है, वहाँ पे जब गड्ढे में अवसाद बढ़ते हैं, तो जब फोर्स लगता है तो वहाँ पे पहाड़ियाँ बन जाती है, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी, जैसे अभी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी, तो वहाँ पे क्या है, कोई प्लेट ओशियन वाली नहीं है, तो उनमें से सबडक्ट करेगी नहीं कोई, तो दोनों प्लेटें जब टकराएगी तो बराबर की है उनमें मामला, तो क्या होगा, होल्ड होगा। जैसे ये प्लेटें टकरा रही हैं, तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, यानी उनमें वलन बनता है। जैसे हिमालय का निर्माण है, आल्प्स आप कह सकते हो, ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिनको आप बोलते हो वलित पर्वत श्रृंखला,
तो वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, जब जहाँ दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है और जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जैसे आपका रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, वहाँ पे क्या होगा, एक प्लेट होगी ओशियन वाली जो सबडक्ट करेगी, नीचे डूबेगी, ज्वालामुखी फूट के बाहर निकलेगा, तो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारी और घटनाएं होती है, अवसाद का संपीड़न होना, कई सारी घटनाएं एक साथ चलती रहती है। तो ये डायग्राम आपके काम के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको आगे और विस्तार में अभी देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, जैसे अभी हम इसको देख रहे थे जो महोदय हैं हमारे, कि 1961 के आसपास क्या हुआ, जो हेरियस महोदय हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि सागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है, जो सी फ्लोर है स्प्रेड कर रहा है, इन्होंने बताया था। तो हम कौन से सिद्धांत पढ़ चुके हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पहले हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ चुके हैं, आर्थर होम्स का हम पढ़ चुके हैं, सेवनी धारा सिद्धांत पढ़ चुके हैं। थर्ड जो हेरियस महोदय का कौन सा है, ये सी फ्लोर स्प्रेड वाला है। तो ये सब चीजें मिला के क्या होता है, एक हम पूरा चुंबकत्व या भू चुंबकत्व पर बात कर चुके हैं, अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी बात कर चुके हैं। तो ऐसे 3-4 सिद्धांत हो गए। तो जब भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करोगे तो ये बातें डाल देना इंट्रोडक्शन में, कहीं भी डाल देना कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कोई एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया, सेवनी धारा सिद्धांत हो गया, पूरा भू चुंबकत्व हो गया, और एक क्या हो गया जो सी स्प्रेड कर रहा है। ये सब सिद्धांत मिला के फिर क्या होता है, एक नया मतलब साइंटिफिक थ्योरी निकल कर आती है 60s के दशक में, 1960 के आसपास, उसको हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। तो अब समझ में आ गया, कितनी बार इसको रिवीजन करा चुका हूँ, ठीक है। तो हेरियस महोदय ने बताया कि ये सागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है और इसमें वही सारी चीज़ें हो रही है कि नीचे से तरल मैग्मा आता है, कटकों का निर्माण होता है, अब सारी सीमा बनती है, वहाँ नई नई जो महासागरीय क्रस्ट है उसका निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है, वही आगे जाके फिर क्या होता है, एक जगह जाके सबडक्ट करता है। तो ये चक्कर चलता रहता है, नई चट्टानों का निर्माण होता है, पुरानी चट्टानें फिर से पिघल कर नई चट्टानों के रूप में बनती रहती है। तो उनका मानना है कि ऐसे ही चलता रहता है पूरा मामला, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तरफ महासागरीय जो प्रॉपर्टी है उसका नवीनतम होना, और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के नए सिकुड़ने पर हेरियस महोदय ने क्या लिखा है, महासागरीय प्रॉपर्टी के सेपण की बात कही। वही चलता रहता है, एक जगह बनना दूसरी तरह जाकर नष्ट होना, ठीक है। उस डायग्राम में भी हमने देखा था। तो लाइन बाय लाइन समझने की नीड नहीं है, मोटा मोटी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लेना 1-2 बार और ज़्यादा रिवीजन करना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, नई नई चीज़ पढ़ते रहते हैं। अब ज्योग्राफी में ये पढ़ रहे हैं तो 5 टीचर का और लेक्चर देखने वाले हैं वो, या 5 किताबें और पढ़ने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जिन पर बिलीव है, कोई भी टीचर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आप कोचिंग कर रहे हो या जो आप किताबें पढ़ रहे हो ना, उस पर विश्वास रखो, उसमें वो चीज़ें दी गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में वो चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों पर विश्वास करना सीखो। मेंस के अंदर आपकी सफलता इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हो। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही आपको मेंस की एग्जाम में सफलता दिला सकता है, या पूरी यूपीसी की एग्जाम की कहानी कह सकते हो। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, यही मतलब एक थ्योरी सिद्धांत है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम बार बार इसको देख चुके हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, मतलब पूरा कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया। कितनी मेहनत लग रही है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर हमें भी साथ लेके चलो, या जो रीजनल लैंग्वेज वाले जो हिंदी नहीं समझते हैं कई बार, है ना, उनका कंटेंट इंग्लिश पढ़ के भी अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है, तो उनके भी ये चीज़ें काम आ सकती है। दोनों मतलब सभी यहाँ पे भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको ये लेक्चर काम आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे हम कहाँ पे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा, सब सिद्धांत आप पढ़ चुके हो, तो अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे तो इसमें क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का नॉर्मल है कि जैसे अभी तक हम सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, वो सब चीज़ें इसमें वापस आने वाली है, उनका अध्ययन कह सकते हो, उनका जो संश्लेषण है, उनसे की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ काम आती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में काम आती है। तो इसमें 1967 के आसपास मैकेंजी और पार्कर, साथ में एकम मॉर्गन, इन्होंने क्या किया, मतलब जो भी विचार उस समय उपलब्ध थे उनको सबको जोड़कर उनका ज्ञान क्या बताया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया। कि अब तक हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा, सेवनी धारा सिद्धांत देखा, सी जो फ्लोर स्प्रेडिंग वाला देखा, या पूरा चुंबकत्व, इन सबको मिलाकर इन सभी विद्वानों ने क्या बताया कि प्लेट गति कर रही है, प्लेटें मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे नए नए महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, पुरानी चट्टानों का फिर से पिघलना हो रहा है, पर्वत पठार बन रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सब उन्होंने एक साथ इसके साथ जोड़ के बताया कि ऐसा ही हो रहा है। और आज भी सही बात है, जिस प्लेट पे हम खड़े हैं, जिस क्रस्ट पे हम खड़े हैं, जो इंडियन प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। जो यूरेशियन प्लेट हमारे हिमालय के उत्तर की तरफ, हमारी जो इंडियन प्लेट है जिस पर हम खड़े हैं, धीरे 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 हर साल गति कर रही है। और ये कहाँ टकरा रही है, ये टकरा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ में। इंडियन प्लेट दक्षिण से यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है,
तो तभी तो कहते हैं ना हिमालय में अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ठीक है, भूस्खलन की क्रियाएं क्यों होती है, तो ये टकराने से ही मामला बनता है। भारत की जो भूमि है उसमें आपने देखा कहीं कहीं भ्रंश घाटियाँ बनी है, क्यों बनी है, ये पृथ्वी जो हमारी इंडियन प्लेट है ना, ये इसके टकरा रही है, तो अब कहाँ जाएगी टकरा के, आगे जगह नहीं है, तो क्या होगा, फोल्ड होगा। तो फोल्ड समझ रहे हो ना, फोल्ड होगा ऐसा। तो हिमालय, ऊपरी जो हिमालय कहते हैं ना, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय का विस्तार हो रहा है और घाटियाँ बन रही है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें भी बहुत सारी रिफ्ट वैली बनी हुई है, बहुत सारे भ्रंश घाटियाँ बनी हुई है, उसके सारे अर्थक्वेक की घटनाएं करती है, आपने देखा होगा ऐसे फॉल्ट नजर आते हैं। तो ये सब इसी कारण हो रहा है कि हमारी प्लेटें गति कर रही है, ठीक है, और ये जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जो हम रचनात्मक भूगर्भीय क्रियाएं देखते हैं या पर्वत पठार मैदान जितना भी देखते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी से लेकर नई नई चट्टानें सब देखते हैं, ये सब कैसे हो पाया, इन्हीं प्लेटों की मूवमेंट करने से हो पाया। तो ये एक रचनात्मक ताकत इनको बोलते हैं, इनको विनाशकारी शक्तियाँ नहीं बोलते हैं, इनको रचनात्मक शक्तियाँ बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से क्या बनता है, हमारी जो भूपटपट्टी है, क्रस्ट है, इनका निर्माण होता है, महासागरीय क्रस्ट या जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इनका निर्माण होता है। तो इन विद्वानों ने बताया कि प्लेट ट्यूटनिक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब प्लेट का मतलब क्या होता है, एक प्लेट क्या है, ठीक है, विवर्तनिक मतलब क्या, गतियाँ, डायनेमिक जो चीज़ें होती हैं, जो भी क्रियाएं आपस में होती है प्लेटों को मिलने से उनको विवर्तनिक कहा जाता है। प्लेट क्या होता है, प्लेट एक क्या होता है, एक दृढ़ भूखंड का आप कह सकते हो, एक मतलब उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विवर्तनिक प्लेट क्या है, आप कह सकते हो लिथोस्फेरिक प्लेट भी इसको कहा जाता है। ये क्या होती है, एक ठोस चट्टान का एक विशाल, इसका कोई आकार नहीं होता है, और ये क्या हो सकती है, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों से मिलकर बन सकती है। कुछ प्लेटें, जैसे आप प्रशांत महासागर प्लेट की बात करना, वो जल की प्लेट है पूरी, उस पर बहुत बड़ी प्लेट है, तो उसका एक आकार हम जानते हैं कितनी फैला हुआ है वो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि केवल जल से बनी हुई है प्रशांत महासागर प्लेट। कुछ महाद्वीपीय प्लेट है, कुछ दोनों की मिक्स वाली भी है, ठीक है। तो ये प्लेटें क्या करती है, दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मेघदर्क था, उसमें क्या बताया गया था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, जबकि इसमें क्या है, स्थल मंडल जो ऊपर वाला है किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। यानी जो नीचे सेवन धारा, जो हॉट प्लम्स है, मेंटल प्लम्स है, उनके चक्रीय प्रवाह, तो ऊपर वाला जो क्रस्ट है, स्थल मंडल है, किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। तो साथ में दोनों की तुलना भी हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट ट्यूटनिक सिद्धांत में दोनों में तुलना करके बताओ, जो भी चीज़ें हैं तो पक्ष विपक्ष उनके तुलना करके जो भी उनके डायग्राम है उनको बताना है। तो साथ में ये चीज़ें भी आपके नोटिस होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, स्थल मंडल में क्या हो रहा है, स्थल मंडल में परपट्टी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अंदर क्या था, कोर था, ठीक है, बाहर आउटर कोर था, फिर लोअर मेंटल था, ठीक है, यहाँ पे अपर मेंटल था। तो ये भी क्या है, तरल का बना हुआ है, तरल मैग्मा है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से भी मतलब ये फिल्म्स ऊपर उड़ते रहते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चलते रहते हैं। और फिर इस रीजन में जहाँ पर आप कह सकते हो दुर्बलता मंडल है, जहाँ पे अपर जो है ना, अपर मेंटल का पार्ट कह सकते हो दुर्बलता मंडल है, तो यहाँ से जो प्लूम्स निकलते हैं ये सब क्या करते हैं, चक्रीय प्रवाह प्रदान करते हैं, ठीक है, ऐसे निकलते हैं। तो हमारा जो क्रस्ट है, जो स्थल मंडल है, किस पर तैर रहा है, दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। ये हमने कई बार देखा है, ठीक है। तो स्थल मंडल में प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या इसकी स्थल मंडल कहा गया इसको। स्थल मंडल में क्या शामिल है, ऊपरी जो क्रस्ट है और लोअर मेंटल का, अपर मेंटल का जो पार्ट है, अपर मेंटल का जो पार्ट है वो सम्मिलित है। और इसकी औसत मोटाई ऐसा मानते हैं 5 से 100 किलोमीटर, लेकिन महाद्वीप के नीचे जहाँ पे पहाड़ होंगे उनकी गहराई भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो महाद्वीप भागों में इसकी गहराई आप कह सकते हो मोटाई कितनी, 200 किलोमीटर तक भी आंकी गई है, ठीक है। इनको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एक जो प्लेट होती है ना वो कैसी हो सकती है, महाद्वीपीय भी हो सकती है या महासागरीय भी हो सकती है। वो उस पर डिपेंड करेगा वो किस कहाँ बनी हुई है, किन पदार्थों से बनी हुई है, ठीक है, कहाँ मूवमेंट कर रही है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक जो प्लेट होती है महाद्वीप और महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, ठीक है। और जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, प्रशांत महासागर प्लेट क्या है, मुख्यतः प्रमुखतः किसकी है, जल वाली प्लेट है, महासागरीय प्लेट इसको बोलेंगे। यूरेशियन प्लेट को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक स्थल वाली प्लेट है। तो पूरी पृथ्वी को लगभग मोटा मोटी 7 प्लेटों में बांटा गया है। बाकी अन्य 5-10 जो छोटी वाली प्लेटें हैं उनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे, इसी लेसन में हम अध्ययन करेंगे। तो पूरी पृथ्वी को प्लेटों में बांट दिया गया है, कुछ जल वाली प्लेटें, कुछ क्या है महाद्वीपीय स्थल वाली प्लेटें हैं। जल की जो प्लेटें होती है उनका घनत्व स्पीड वगैरह ज़्यादा होती है और महाद्वीप वाली का कम होता है। तो सब्डक्ट कौन सी करती है, महासागर वाली डूबती है, विक्षेपित करती है या सेपित करती है, ठीक है। तो प्लेट ट्यूटनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है लगभग बांटा गया 7 प्लेटों में, कुछ छोटी प्लेटों में। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे नई जो पर्वत श्रृंखला बनती है, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, घाटियाँ कैसे बनती है, द्वीप कैसे बनते हैं, ये सब इस सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में अभी आया था, थोड़े दिन पहले की बात है, यूपीएससी मेंस में आया हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो द्वीप है उनका निर्माण कैसे होता है। तो द्वीपों का निर्माण भी जो
प्लेटें हैं, विशेषकर जो ओशियन वाली प्लेट है, जैसे ओशियन वाली प्लेट में भी क्या होता है, जो भारी होगी, घनत्व ज़्यादा होगा उनका, वो सबडिट करेगी। तो ओशियन में जब प्लेटें मतलब सबडिट करती है, वहाँ से नीचे से ज्वालामुखी निकलती है, तो द्वीप या चाप या द्वीपों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इन द्वीपों का निर्माण, विशेषकर जो क्वेश्चन आया था मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया के आसपास फिलीपीन द्वीप समूह, इनका निर्माण कैसे हुआ था। तो इनके निर्माण की जो घटना है वो किसके साथ जुड़ी है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांतों के साथ में ही जुड़ी हुई है। ठीक है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन बोर मत होना जब मैं पढ़ाते पढ़ाते थक नहीं रहा हूँ या बोर नहीं हो रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी एकदम टिके रहना, जो धैर्य है बनाए रखना। धैर्य ही आपको सिखाएगा कैसे एग्ज़ाम क्रैक करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या बताया गया, हम यदि मोटा मोटी सब प्लेटों की बात करें तो यहाँ पे कौन सी होगी, जो प्रशांत महासागर प्लेट है। पृथ्वी गोल है तो दोनों तरफ होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी प्लेट आप कह सकते हो, बहुत बड़ी प्लेट है। इसके अलावा जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई, ये महाद्वीप वाली, मुख्य रूप से महाद्वीपी प्लेट है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट हो गई। छोटी प्लेटों में कौन सी है, जैसे नाजका प्लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे कोकोस प्लेट हो गई, यहाँ पे जुआन डिफुका प्लेट हो गई। तो ये छोटी वाली प्लेटें भी है। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार आते हैं, जैसे आपने इस वाले में देखा होगा, विशेषकर जो अरेबियन प्लेट है, हाल ही में जो अर्थक्वेक आए थे, कहाँ पे, जो टर्की के आसपास जो अर्थक्वेक आया था, तो इस साल क्वेश्चन आ सकता है ये, जो तुर्की में या टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे 3 ऐसे फॉल्ट मिलते हैं। एक बार हमने लेसन पढ़ा भी था उसमें, वो मैप बना के डायग्राम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इंडियन प्लेट है, कई बार देखा ना आपने, जो कच्छ वाला अर्थक्वेक है, गुजरात के आसपास अर्थक्वेक क्यों आता है, वहाँ पे फॉल्ट है, यानी भ्रंश गांठियाँ, या आप कह सकते हो प्लेटों के किनारे हैं। तो जितनी भी घटनाएं घटती है ना अर्थक्वेक की, या आप कह सकते हो वोल्केनो की, कहाँ पे घटना घटती है, विशेषकर प्लेटों की किनारों पर, वहाँ पे ही तो टकराव होगा या अलग होना होगा। तो जितनी भी घटनाएं घटती है विशेषकर कहाँ पे होगी, प्लेटों के किनारों पे घटना होगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से प्लेटें हैं। जो आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का क्वेश्चन आता है, तो एक वर्ल्ड का मैप बना के उसमें दिखा दो, और 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे अभी प्लेटों के मूवमेंट क्या है, प्लेटों की गति कैसे है, कैसी वहाँ पर क्रियाएँ काम करती है। जैसे विशेषकर आप देखना, भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट कहाँ टकरा रही है अभी, यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ हिमालय फोल्ड हो रहा है, तो वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण यहाँ पे होगा। आप कह सकते हो जैसे यहाँ पे ये ओशियन वाली प्लेट है, ठीक है, ओशियन प्लेट है, यहाँ पे जैसे यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट इस तरफ है, इस प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया करती है, तो यहाँ पे आपने रिंग देखा होगा, पैसिफिक ओशियन की जो एक अग्नि श्रृंखला बनती है, मेखला बनती है, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब काम करती है। यहाँ से जैसे अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है, तो आपने देखा होगा ना अफ्रीकन प्लेट में जहाँ कहाँ कहाँ क्या हो गया, रिप्ट गांठियाँ बन गई, उनमें झीलों का निर्माण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाल सागर एक समय ये सब आपस में जुड़ा हुआ था, तो इसका भी विस्तार हो रहा है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट कहाँ मूवमेंट कर रही है, इस तरफ मूवमेंट कर रही है, तो ये भूमध्य सागर पर दबाव डाल रही है। तो इन प्लेटों की गति किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, और इनको आप इस तरफ भी कह सकते हो या इस तरफ भी इनका मूवमेंट कह सकते हो। ठीक है, प्लेटों की गति आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से जो मैग्मा निकल रहा है, देखो कटक बन रहे हैं, ये मिड जो अटलांटिक कटक है, इन्हीं की बात है, बीच में जो कटक जो बने हुए हैं, आप कह सकते हो महासागरों में जो आंतरिक जहाँ पे प्लेटें अलग होती है, वहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, कटकों का जमाव होता है, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल रूप से भी आप बता सकते हो। एक अंटार्कटिका वाली प्लेट होगी, तो विशेषकर क्या है, बड़ी 7 प्लेटें और बाकी छोटी छोटी और भी प्लेटें हैं, जैसे अरबियन प्लेट हो गई, आप कह सकते हो नाजका प्लेट हो गई, कोकोस हो गई, जुआन डिफिका हो गई, ये सब प्लेटें काम आती है। जैसे नाजका प्लेट का आप देखो, जब एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, यहाँ रॉकीज का जो निर्माण हुआ है, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हो इनको आप। जबकि जो हिमालय है, आल्प्स है, जो वो क्या है, वो वलित पर्वत श्रृंखला है, जैसे अरावली पुरानी वलित श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब निर्माण होता है। इसी तरह से जैसे विशेषकर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये फिलिपीन प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, देखो एक रोचक तथ्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे ये फिलिपीन प्लेट है, ये किसका पार्ट है, एक तरह से जो प्रशांत महासागर प्लेट है उसके बीच में एक अलग प्लेट है, उसकी विशेषताएं अलग है। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे यहाँ पे एक बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागर प्लेट है। ठीक है, बड़ी प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट है, छोटी प्लेट कौन सी है, फिलिपीन प्लेट है। जब ये आपस में टकराएगी ऐसे, ठीक है, दोनों आपस में टकराएगी, तो जो पैसिफिक ओशियन वाली है और ये फिलीपींस वाली है, ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन भारी होगी, तो ये नीचे सबमिट करेगी इसके। ठीक है, तो फिर पिघल के क्या होगा, ऊपर ज्वालामुखी चाप बनेगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर जो द्वीप बनने की घटना करती है। तो वहाँ पे ये क्रियाएं आपको पता होनी चाहिए थी कि यहाँ पे कौन कौन सी प्लेटें आपस में टकराती है, उसमें द्वीपों का आप निर्माण बता सकते हो। इसी तरह से जो जापान के कुछ द्वीप समूह है, उनका निर्माण भी इसी दृष्टिकोण से होता है कि वहाँ पे
छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट का मूवमेंट आपस में हो रहा है, तो ऐसे द्वीपों का निर्माण होता है। और यहाँ पे जैसे इंडियन प्लेट है और यूरेशियन जो प्लेट है, इनका आपस में टकराने से वलन होगा, फोल्ड होगा। तो फोल्ड जो माउंटेन बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। ये हम किसी एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। जो पर्वत है, पठार है, इनका जो फोल्ड माउंटेन है, कितनी प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं होती है, उनका निर्माण कैसे होता है, वो भी एक लेसन देखेंगे। प्रैक्टिकल लेसन है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन इसको लेकर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो मैप आप आराम से देख सकते हो। जो भी हमारी मतलब छोटी से बड़ी लेकर जितनी भी श्रृंखलाएं, कहाँ कहाँ इनका मूवमेंट है, कहाँ कहाँ इनका आपस में टकराव हो रहा है, और साफ साफ लिखा है। देखो यहाँ पे अपसारी सीमा लिखा हुआ है, यहाँ पे अभिसारी और रूपांतरण सीमा लिखा हुआ है। क्योंकि प्लेटों की जो क्रियाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। या तो क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, अपसारी हो सकती है, या क्या हो सकता है, टकराव हो सकती है। तो टकराव जब होता है तो 3-4 मूवमेंट हो सकता है वहाँ पे, कि वो प्लेटें ओशियन ओशियन की है, या कॉन्टिनेंटल ओशियन है, या दोनों कॉन्टिनेंटल, यानी 3 प्रकार की वहाँ पे रचनात्मक क्रिया हो सकती है। एक प्लेटों का होता है रूपांतर सीमा, जहाँ पे आपस में ना तो टकराती है ना अलग होती है। क्या होता है, ऐसे आपस में क्या होता है, घर्षण करके निकल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी क्रिया नहीं होती है। विशेषकर ये घटनाएं यहाँ पे होती है, विशेषकर आप देखोगे यूएस के आसपास, यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है ना, सेंट एंड्रियाज भ्रंश जो लिखा हुआ है, इस एरिया में ये घटना घटती है। कौन सी वाली, जो रूपांतर सीमा वाली है ना। 1-2 एग्जाम्पल इनके देखने को मिलते हैं, और भी होंगे लेकिन कम ही एग्जाम्पल इनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होंगे जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये प्लेटें सब कर लेना, एक बार वर्ल्ड के मैप पर दिखा लेना, बहुत फायदा होता है। यदि ज्योग्राफी मेंस में से क्वेश्चन आ गया, आपने डायग्राम से उसको प्रेजेंट कर दिया, तो अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी उससे फ़र्क पड़ता है कि एग्जामिनर इंप्रेस होगा इस बात के लिए कि आपने अच्छा नॉलेज गेन किया है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल आपकी है। ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यदि हम प्रमुख प्लेटों का देखें तो मोटा मोटी अभी मैप पे देख चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पे बात करने की नीड नहीं है। जैसे अंटार्कटिका प्लेट हो गई, ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, ये 7 प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट से लेकर, कौन कौन सी कहाँ मूवमेंट करी है वो साफ लिखा, तो दोबारा समझाने की इसको नीड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी वाली प्लेटें भी है, जैसे कोकोस प्लेट है, नाजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, कोरोलाइन प्लेट है। ये भी हमने देखा ना, कहाँ कहाँ कोरोलाइन प्लेट, जैसे यहाँ पे न्यू गिनी के आसपास है, फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में है। ठीक है, एक फ्यूजी प्लेट भी है, ये छोटी वाली प्लेट भी है। अच्छा, ये प्लेटें काम आती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे कौन से द्वीप कहाँ बन रहे हैं, कोई करंट अफेयर में कोई बहुत ज़्यादा वोल्केनो एक्टिविटी हुई है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अर्थक्वेक की घटना घटी है। देखो मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन अब ये नहीं होगा कि केवल ये पूछ लिया, स्टैटिक पार्ट पूछ लिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मेंस के एग्जाम अभी 15 सितंबर से शुरू हो रही है, तो ज्योग्राफी में मैं जो क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये जो अभी तुर्की का जो अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पे कौन सी प्लेटें मूवमेंट कर रही है, कौन कौन से फॉल्ट वहाँ पे हैं, ठीक है, उसका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जैसे 2021 की एग्जाम में मुझे याद है, 2020 या 21 में कौन से क्वेश्चन आए थे कि इस साल वोल्केनो की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है, क्या कारण है, कहाँ कहाँ हुई है। तो आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए कि जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे कौन सी वोल्केनो इरप्ट हुई है, विशेषकर जो जावा सुमात्रा द्वीप है वहाँ पे, भूमध्य सागर में है, या हवाई द्वीप है। ऐसे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। तो इस साल जैसे अर्थक्वेक की ऐसी घटना आ सकता है, या भूस्खलन की घटना आ सकती है। तो ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी स्टैटिक पार्ट तो हमें पढ़ना है, लेकिन एक नज़र कहाँ दौड़ानी है, डेली हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको लेसन पढ़ाता हूँ, यदि ऐसा कोई आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि ये कैसे जीएस फेस्ट में आता है। तो जैसे द हिंदू का मैं सप्ताह में एक लेसन लाता हूँ, कचरा नहीं पढ़ाता हूँ, उतना ही पढ़ना जितना नीड है, मतलब बाकी हम मंथली मैगजीन से कवर कर लेते हैं। तो करंट अफेयर आप जो अपनी वीडियो वो देखते रहना, विश्वास में तो एक बार देख लो। द हिंदू के जो इंडियन एक्सप्रेस के मैं लेक्चर लेके आता हूँ, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आप देख लो, आपको फायदा होगा। तो मतलब करंट अफेयर वहाँ से अपडेट हो रहा है, स्टैटिक में यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो लगातार आप यदि जुड़े हो मेरे साथ, तो आपको पता है कि अपना कंटेंट कितना रिच है, ठीक है, कितना आपको फायदा हो रहा है उस चीज़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्लेटें जो गति करती है तो उन पे 3 प्रकार की सीमाएं बनती है। ये प्लेट टेक्टोनिक का बिल्कुल सार है एकदम। पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि प्लेट टेक्टोनिक में क्या क्या होता है, प्लेटें गति करती है तो उसका कारण क्या है, ठीक है, किन किन दिशाओं में गति करती है, प्लेटें कितनी प्रकार की होती है, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, ये सब क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बेसिक चीज़ें हैं। ये आगे इसकी बेसिक थ्योरी में क्या है, ये भी चीज़ें भी हैं कि जब प्लेटें मूवमेंट करती है तो कितनी प्रकार की वहाँ पे क्रियाएं होती है, ठीक है, कितनी घटनाएं घटती है। तो 3 प्रकार की बाउंड्री वहाँ बनती है। तो पहली बाउंड्री कौन सी है, 3 प्रकार की बाउंड्री बनती है, तो अपसारी बाउंड्री बनती है। देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, मैप में एक बार देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ। ये मतलब जो भी लिखा हो उसको पढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड, खाली स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे खूब स्लाइड है अभी, धैर्य बनाए रखना, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। ठीक है, कहाँ से कंटेंट, गूगल से कहाँ से क्या क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार जैसे मेंस में कैसे लिखते हैं, यदि ये क्वेश्चन आता है
प्लेटों का, तो कैसे लिखते हैं? तो जैसे पहले हम बात करें अपसारी सीमा की बात कर रहे हैं। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट जहाँ से हो रहा है, अपसारी सीमा की बात करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट जो हो रहा है जहाँ से, ठीक है, डाइवर्जेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें क्या करती है, विपरीत दिशाओं में गति करती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि नीचे से मैग्मा आता है, धीरे धीरे इनको तोड़ता रहता है। शुरू की जो प्रक्रिया होती है इसमें, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है ना ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और नीचे से मतलब ये हमारा है कोर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आउटर कोर है। तो ये मैग्मा वगैरह ऊपर से आते रहते हैं, ठीक है, इनके टकराते रहते हैं, यहाँ थोड़ा काम करते रहते हैं, फिर चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं, ठीक है। वापस ये सेल्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं 7 धाराओं के माध्यम से। तो यहाँ से इसको धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं, ठीक है। बाद में क्या प्रक्रिया होगी, सेम होगा। तो ये यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा अब, ठीक है। जो धाराएँ थी मैग्मा वाली, इन्होंने इसको कमज़ोर कर दिया और ज़्यादा यहाँ से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, साथ में क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है यहाँ पे, है ना, ये चक्कर लगा रही है लगातार, ठीक है। आप सोचो ना इसको, मतलब ये इस तरफ घूम रही है, इस तरफ घूम रही है ना, तो क्या होगा, मूवमेंट शुरू होना हो जाएगा। वो धीरे धीरे ये टूट जाती है, मान लो आगे जाके ये टूट जाती है। अब आगे यहाँ पे, तो यहाँ से मैग्मा निकल के कटकों का निर्माण होता है। आंतरिक जो महासागरीय पहाड़ियाँ होती है, कटकों का निर्माण होता है, गड्ढे भी बनते हैं, या जो महासागरीय क्रस्ट है ना, बेसाल्ट का जो क्रस्ट होता है उसका निर्माण होता है। ये सब क्रियाएं होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना कि अब सारी सीमा से क्या मतलब हो गया, जहाँ पे प्लेटें विपरीत दिशा में मूवमेंट करती है। नीचे से मैग्मा लावा आता है, जमता है, नई चट्टानें बनती है, महासागरीय क्रस्ट बनता है, बेसाल्टी क्रस्ट बनता है, कटकों का निर्माण होता है, छिछले या आप कह सकते हो कम गहराई वाले अर्थक्वेक आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बतानी होती है। तो पहला हमने क्या समझा, अपसारी सीमा हमने समझा। दूसरा क्या है, दूसरा है अभिसारी सीमा। अभिसारी मतलब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, मतलब आपस में मिलेगी, ठीक है, अभिसारी सीमा। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, आपस में दोनों एक तरफ टकराएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 प्रकार बनते हैं इसके। 3 प्रकार कैसे बनते हैं, प्लेटों का क्या रूप है। जैसे एक होता है, यदि दोनों प्लेटें ओशियन वाली हो, दोनों प्लेटें कौन सी हो, सागरी हो। एक बनता है, एक प्लेट ओशियन की और एक कॉन्टिनेंटल हो, यानी एक सागर की हो, एक होती है स्थल वाली हो। एक बन सकता है मतलब कॉन्टिनेंटल, दोनों कॉन्टिनेंटल हो, यानी दोनों महाद्वीप हो। तो यदि दोनों प्लेटें महासागरीय हो, यदि दोनों प्लेटें यहाँ पे क्या हो, महासागरीय हो, तो क्या घटना घटेगी, एक प्लेट महासागरीय होगी, ठीक है, और एक महाद्वीप की होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, और दोनों प्लेटें महाद्वीप की होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के, अपसारी में तो केवल एक प्रकार था, लेकिन अभिसारी सीमा में 3 प्रकार के बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखें पहली वाली, तो इसमें ये डायग्राम बन सकता है कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती है, ठीक है, इनमें जैसे ओशियन है दोनों, तो जिनमें से जो भारी होगी, जैसे ये प्लेट भारी है तो नीचे डूब जाएगी, ठीक है। अब जब ओशियन में घटना घट रही है, जैसे ये भारी प्लेट नीचे की ओर जा रही है, तो ऐसे जोन में चली जाएगी जहाँ पे फिर से तापमान ज़्यादा है, दुर्बलता मंडल है, तो यहाँ से पिघल के ये बाहर निकल जाएगा लावा, ठीक है, मैग्मा ज्वालामुखी फाड़ के निकलेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि ऐसा ओशियन में हो रहा है, 2 प्लेटें ओशियन वाली है, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, जो आपके द्वीप है, द्वीप या आर्क बोलते हैं, द्वीप चाप जिनको बोलते हैं, ठीक है, द्वीपों की ऐसी श्रृंखला बन सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे आपको, जो आपका जापान का होन्शु कौन सा द्वीप है, या फिलीपीन वाले जो है एग्जाम्पल द्वीपों का समूह है, वो आप बता सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, द्वीपों का निर्माण कैसे हो रहा है महासागर में, जहाँ पे विशेषकर द्वीप अलग टाइप के भी बनते हैं, परवाल से भी द्वीप बनते हैं, लेकिन कुछ द्वीप कैसे बनते हैं, इस दृष्टिकोण से बनते हैं, जहाँ पे ज्वालामुखी फूट के द्वीपों की एक श्रृंखला बनती है, ठीक है। तो कई टाइप के द्वीप बन सकते हैं। तो ओशियन वाले में क्या होता है, दोनों प्लेटें क्या होगी, ओशियन वाली होगी, ठीक है। और जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी देके बता दिया आपने कि इसमें क्या होगा कि जब 2 प्लेटें, इसको लिखते कैसे हैं कि जब 2 ओशियन प्लेट आपस में जब टकराती है, तो जिनमें जो भारी होगी या द्रव्यमान या घनत्व जिनका ज़्यादा होगा, गति जितनी ज़्यादा होगी, वो सबडेट करेगी। सबडेट करने के बाद में दुर्बलता मंडल में उनका वो जो पदार्थ चला जाएगा, जो भी मास है उसका द्रव्यमान है, ठीक है, पिघल के फिर क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकलेगा, दूसरी चट्टान के नीचे से बाहर निकलेगा। तो विस्फोट के साथ में ऐसे क्या होगा, ज्वालामुखी जो द्वीप या चाप है उनका निर्माण होगा, गर्तों का निर्माण होगा, ठीक है, हो सकता है द्वीपों की एक श्रृंखला बन जाए। दूसरा वाला इसमें एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पे एक प्लेट क्या हो, कॉन्टिनेंटल हो, और एक प्लेट क्या हो, ओशियन हो, ठीक है। ये जैसे ये प्लेट ओशियन है, तो ओशियन वाली प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से क्या होती है, भारी होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर। तो ये नीचे सबडेट करेगी, कौन सी, ओशियन वाली सबडेट करेगी,
ठीक है। तो सबडक्ट करेगी तो ये कौन से जोन में चलेगी, उसी जोन में चलेगी जहाँ से वापस लावा पिघल जाएगा और ये इस प्लेट से बाहर निकलेगा ऊपर, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, आपकी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जैसे आप ये मैप बना देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कौन सी है, कौन सी यहाँ पे प्लेट है, एक तो प्रशांत महासागर प्लेट है, ये कौन सी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और यहाँ पे नाजका जो प्लेट थी छोटी वाली है ना, तो इनका मूवमेंट इसके साथ होता है, तो ये नीचे सबडक्ट करेगी, तो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, ठीक है। ऐसे ही रॉकीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यानी जो ज्वालामुखी जो पर्वत बने हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है, जहाँ पे एक क्या है कॉन्टिनेंटल है, एक ओशियन वाली प्लेट है, ठीक है। इसको आप समझ गए। और तीसरा इसमें क्या है, दोनों प्लेटें महाद्वीप महाद्वीप की हो, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों बराबर की चीज़ें हैं, तो कोई भी मतलब आपस में नीचे नहीं जाएगा कोई भी। अब नीचे नहीं जाएगा तो ज्वालामुखी नहीं बनेगा। हमारे हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है महाद्वीप महाद्वीप वाली प्लेटें हैं, इसलिए ये क्या होगा, फोल्ड होगा इनमें। जब प्रेशर लगेगा इस पर या इन पे आपस में प्रेशर लगेगा तो फोल्ड हो जाएगा। यानी दोनों जब टकरा रही है कोई भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बराबर चीज़ें हैं, बराबर वाले मास है, उसमें घनत्व बराबर है, तो इनमें क्या होगा, अब टकराहट होगी तो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा इनमें। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये है वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें आपस में टकराती है। जो पर्वतीय श्रृंखला है उनका निर्माण ऐसे होता है, जो द्वीपों का निर्माण होता है इस दृष्टिकोण से होता है। ये द्वीप, ये जो पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हो, द्वीप या चाप आर्क जो बनती है, उनका निर्माण इस दृष्टिकोण से होता है। तो जब एग्जाम में लिखोगे तो इस दृष्टिकोण से लिखोगे। तो ये 2 नंबर की होगी अभिसारी। पहली कौन सी थी, अपसारी। और तीसरी कौन सी है, ट्रांस क्या बोलते हैं उसको, संरक्षी सीमा बोलते हैं, ठीक है। संरक्षी सीमा देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं उसको, संरक्षी सीमा को। बस यही था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत का, यही सार था। बाकी मैं आपको यहाँ डायग्राम से भी दिखा दूंगा इनको ढंग से, और एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये अभिसारी सीमा हो गई, जहाँ पे दोनों बाउंड्री क्या करती है, आपस में धंसती है। तो पहला हमने देखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए तौर पर दोबारा देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ गया तो प्लेट की जो बाउंड्रीज है उनका एग्जाम्पल कैसे लिख के आना, जब अभी हमने डायग्राम बनाया था उस दृष्टिकोण से बनाना है। समझने के लिए ये क्या है अभी है, जैसे पहला क्या है, अपसारी सीमा, वहाँ पे क्या होगा, दोनों विपरीत दिशाओं में जाएगी, ठीक है। और ऐसी घटना कहाँ पे घट रही है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मिड अटलांटिक जो ओशियन है वहाँ पे घट रही है, ठीक है, जहाँ पे प्लेटें अलग अलग हो रही है। तो इसमें जो मैंने डायग्राम आपको समझाया था कि नीचे से क्या होता है, मैग्मा आता है, ठीक है, कि नीचे से क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, ठीक है, लगातार आ रहा है, तो क्रस्ट को कमजोर करता रहता है, कमजोर करता रहता है। धीरे धीरे फिर क्या होगा, इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो प्लेटें किस दिशा में गति कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जो मैग्मा आया, तो एक तरह से आप कह सकते हो रिफ्ट वैली बन सकती है, या ओशियन जो है फ्लोर है उसका नया कह सकते हो, उसका विकास हो सकता है। मिड ओशियन जो रिज है, सागर के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, कटक हैं, उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, बेसिक एग्जाम्पल समझ गए ना आप एकदम, कि अपसारी सीमा का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, डायग्राम है। और एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम में ऐसे बना सकते हो, जो हमने बार बार देख लिया, इस वीडियो में मैं कितनी बार बता चुका हूँ ना इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला अभिसारी वाला एग्जाम्पल जो अभी देखा था हमने, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका जो नीचे से मेघमा आता है, अपसारी वाला एग्जाम्पल है। डायग्राम खूब है जो आप समझने के लिए लगाएंगे। दूसरा अभिसारी सीमा, तो अभिसारी सीमा का हमने देख लिया ना, कैसे मतलब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, उनमें से एक प्लेट या तो नीचे धंसती है या फिर उनका फोल्ड होगा। तो इनमें 3 प्रकार के हैं, एक तो महासागर वाली हो या महाद्वीप वाली हो, ठीक है। जैसे इसमें पहले वाले में क्या है, महासागर और महाद्वीप वाली हो सकती है, 2 महासागरीय प्लेटें हो सकती हैं या 2 महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती है, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। जो अभिसारी सीमा उसमें 3 रूप बन सकते हैं ऐसे, ठीक है, 3 रूप बन सकते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे जहाँ पे जैसे सबसे पहला कौन सा अपसारी वाला हो गया, जहाँ पे मतलब प्लेटें क्या होती है, विपरीत दिशा में जाती है, फिर आपस में दोनों टकराती है। जैसे एक दृष्टिकोण से आप देखना, यहाँ पे प्लेटें नीचे टकरा रही है, जैसे प्लेटें यहाँ पे, जब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, जैसे ये ओशियन वाली है यहाँ पे और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल है, तो जब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, देखो यहाँ से पिघल के फिर कहाँ से, ये ज्वालामुखी जो निकली है, ठीक है, मतलब ये पर्वत बन गए। या यहाँ पे भी देखना, नीचे से यहाँ पे देखा, ये एंडी जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है ना, उसकी ये बताएगी ये, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से यदि 2 कहीं क्या बनते हैं, 2 ओशियन वाली टकराती है, तो जो भारी होगी ओशियन वाली नीचे जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये द्वीपीय चाप बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, ट्रेंच, ठीक है, वोल्केनो एक्टिविटी होती है। तो वोल्केनो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, जहाँ पे एक प्लेट नीचे जाएगी तो पक्का वोल्केनो एक्टिविटी होगी। हिमालय में वोल्केनो क्यों नहीं है, जब शुरू में हिमालय बना था वोल्केनो था उसमें, क्योंकि जो
शुरू की जो गोंडवाना लैंड की हमारी भूमि थी 33 महासागर अवशेष पर दबाव डाल रही थी, तो वहाँ पे 33 नीचे सबलेट कर रहा था, तो उसका जो पुराना वाले हिमालय बना हुआ है, बाद में तो फोल्ड माउंटेन काफ़ी बन गए उसके ऊपर। तो आज जो हिमालय है, हमारा जो हिमालय स्थित है, कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा यार यहाँ पे ज्वालामुखी क्यों नहीं है, तो उसका रीजन क्या है, कोई ओशन वाली प्लेट वहाँ पे नहीं है। दोनों प्लेट कौन सी है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, तो वहाँ पे क्या होगा, फोल्ड होगा, यानी हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, अर्थक्वेक भयंकर आएंगे वहाँ पे, लेकिन वोल्केनो वहाँ पे नहीं होगा। तो सब्जेक्ट वाले समझ गए होंगे, जहाँ पे अब अभी सारी सीमा समझ गए होंगे कि डिपेंड करता है 3 प्रकार पर, यदि प्लेट ओशियन है, ओशियन कॉन्टिनेंटल है या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, तो 3 प्रकार के हमने इसको समझ लिया है। डायग्राम भी आपको ये समझा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अलग अलग घटना जो घटती है, आप इसको भी देख सकते हो, जैसे अलग अलग दिया गया, ये ओशियन क्रस्ट है, वो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ओशियन क्रस्ट नीचे जाएगा, सबडेट करेगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओशियन वाली प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाएगा तो दुर्बलता मंडल में चला जाएगा, तो यहाँ से पिघलेगा, पिघल के फोड़ेगा इसको, तो ज्वालामुखी निकल जाएगी। अब ज्वालामुखी देखो यहाँ पे पर्वत बन जाएंगे फिर, ठीक है। पर्वतों की श्रृंखला क्या बोलते हैं उसको, कार्डिलेरा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख देना इसका, एंडीज और रॉकी पर्वतमाला। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ये ओशियन वाली है और ये भी इसमें ओशियन वाली है, ठीक है। तो जो भारी होगी, जैसे नीचे डूब रही है तो ज्वालामुखी फूटेगी, जो प्लेट नीचे जाएगी तो ज्वालामुखी जरूर फूटेगी। तो ओशियन के अंदर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे जो द्वीपों का निर्माण हो रहा है, द्वीप या चाप वगैरह, द्वीपों की श्रृंखला बन सकती है वहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे यदि दोनों कॉन्टिनेंटल हो, दोनों कौन सी हो, दोनों महाद्वीपीय हो, ठीक है, दोनों महाद्वीप होगी, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं फूट रही है, ना कोई नीचे जा रहा है। जब ये टकराएंगे आपस में, आप सोचो, जब आपस में टकराएंगे तो देखो फोल्ड हो रहा है, फोल्डिंग माउंटेन बन रहे हैं, वलित पर्वत बन रहे हैं। तो अभी सारी सीमा के 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिए, तीनों के एग्जाम्पल, इसको मैंने बार बार समझा दिया, मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो कम से कम लाइक कर दो यार, ठीक है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, ताकि जो एस्पिरेंट है उन तक पहुँचे, लाइक का फर्क पड़ता है, ठीक है। या अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जब इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो शेयर करने में कंजूसी क्यों रखते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कैसे, मतलब वोल्केनिक जो आइसलैंडिक आर्क बनता है, ये उसका एग्जांपल है जहाँ पे दोनों प्लेट ओशन वाली हो, ठीक है। तो दोनों ओशन वाली होगी तो एक जो भारी ओशन वाली होगी नीचे धसेगी, ज्वालामुखी फूट के मतलब सागर के बीच में से आप कह सकते हो धीरे धीरे वो मेघमा लावा जमेगा, द्वीपों का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ओशियन प्लेट जो सब्जेक्ट करिए, दोनों ओशियन वाली है, देखो ओ वाली है, ओ लिखा हुआ है साफ साफ, ओ, इस बात को समझ लेना, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल और भी मिलेंगे कि जैसे ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक ओशियन वाली है, एक कॉन्टिनेंट वाली है, तो इससे क्या बनेगा, जो वलित नहीं, जो आपके ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो आर्क से लेकर ट्रेन्स गड्ढे सब बनने वाले हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आएंगे, ज्वालामुखी भी फूटेगी, ठीक है। जैसे ये कौन सा है, जो अपने वलित श्रृंग पर्वत बनते हैं, जहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंटल है, दोनों महाद्वीप हो, तो वहाँ पे माउंटेन रेंज होगी, कौन सी, वलित पर्वत श्रृंखला वाली रेंज होगी। अपना हिमालय का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक थर्ड बाउंड्री कौन सी होती है, रूपांतरित सीमा होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना तो टकराव होता है ना अलग होता है, वहाँ पे एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे भी जा सकती है, ऐसे घर्षण करके निकल सकती है। तो कभी कभी वहाँ पे गड्ढे बन जाएंगे सड़क पे, जैसा ऐसा होगा, मतलब फॉल्ट बन जाएगा, ऐसा मतलब होगा, मतलब विशेषकर कैलिफोर्निया या जो यूएस के आप देखना, वहाँ पे लॉस एंजलिस के आसपास ऐसी घटना घटती है। तो ये कोई खास नहीं है, मतलब 3 बाउंड्री है, तीनों की हमने देख लिया। तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों आपस में हो सकता है, मतलब एक सिंपल सामान्य अर्थक्वेक आ सकता है, छोटा मोटा, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। और जैसे हमने ये देखा कि यदि हम पृथ्वी पर ये देखते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो की एक्टिविटी देखते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगी, प्लेटों के किनारों पे मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल देके बताना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर क्या हो, अर्थक्वेक और जो ज्वालामुखी उनका आप वितरण बताओ, उनका प्रसार बताओ, या कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वैज्ञानिकों के मन में ये विचार भी आया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आने से पहले वैज्ञानिकों के मन में विचार आया था कि जितने भी वोल्केनो है और जितने भी अर्थक्वेक है वो अलग अलग जगह एक फिक्स पैटर्न पर क्यों आते हैं। तो इस चीज़ ने भी ये वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया कि हमें समझना चाहिए हमारी प्लेटों को। तो जैसे हम यहाँ पे अर्थक्वेक की एक्टिविटी देखें तो कहाँ पे देखो, किनारों पे आ रही है। जैसे ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक कहाँ पे आएगा, अब आप समझ गए होंगे, भयंकर वाले अर्थक्वेक कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, समझ रहे हो ना, 2 टकरा रही है। जहाँ पे अलग हो रही है वहाँ पे कम वाले आएंगे। भयंकर भूकंप, जैसे आप देखो
हिमालय वाला आप देखना, इसमें ये भयंकर भूकंप का एक जोन है, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब फॉल्ट देखना, ये इस साल भी काफ़ी अर्थक्वेक आए थे। बाकी जो मिड वाला है उसमें कम है, देखो यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत ही कम रिक्टर वाले होंगे पैमाने पर, ठीक है। और जहाँ पे टकरा रही है देखो, यहाँ पे भयंकर वाले होंगे फिर से, जहाँ जहाँ प्लेटें टकरा रही है आपस में वहाँ भयंकर है। यहाँ पे भी टकरा रही है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकरा रही है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक आ गई, ठीक। इसके अलावा ज्वालामुखी कहाँ पे आएगी, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया कि क्या प्लेट ट्यूटनिंग सिद्धांत अर्थक्वेक और वोल्केनो को समझने में सहायता करता है? बिल्कुल सहायता करता है। मैप बनाना वर्ल्ड का बना के दिखा देना दोनों को एक साथ में, कहाँ अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ ज्वालामुखी आती है। अब जैसे हम ज्वालामुखी का देखेंगे वोल्केनो, तो यहाँ पे होगी, बताओ यहाँ पे इस जोन में जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, क्या यहाँ पे वोल्केनो होगी? नहीं होगी। वोल्केनो कहाँ होगी? जहाँ पे एक ओशियन प्लेट होगी, एक कॉन्टिनेंटल होगी, या दोनों ओशियन होगी। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे अगला जो है, हाँ इसमें देखो, अब जो इंडिया था, ठीक है, कहाँ वोल्केनो? यहाँ वोल्केनो नहीं है। क्यों नहीं है? वोल्केनो की श्रृंखला ये क्यों है? ये कुछ जो क्वेश्चन आया था सरकम पैसिफिक जोन वाला आया था, यहाँ पे क्यों है? जहाँ जहाँ वोल्केनो होगी, इसका यहाँ वोल्केनो क्यों है? ठीक है, यहाँ कम वोल्केनो है, इसका मतलब जहाँ एक प्लेट ओशियन होगी वहाँ वोल्केनो एक्टिविटी होगी। तो ये हमारा आज का लेसन का सार था। काफ़ी बड़ा लेसन हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि ये लेसन बहुत ही प्यारा बना है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं खुद फील कर रहा हूँ कि अच्छा, इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ये हम एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर दें तो आसानी से हम क्या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये पूरा लेसन था। ये स्लाइड आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे ये लेसन मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। पढ़ते रहना, बार बार रिविजन करते रहना। और जो हमारे क्वेश्चन थे, जैसे शुरू में कुछ जो क्वेश्चन आया था, अब उसका जवाब मिल गया होगा आपको। जैसे जो शुरू में हमने क्वेश्चन देखे थे कि जैसे ये मेंटल प्लूम है, जो पहला हमारा क्वेश्चन था, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमें लिखना हो तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं, ये 150 वर्ड वाला क्वेश्चन है, यानी 2 पेज हमारे पास आते हैं वहाँ पे। जैसे ये 2 पेज खाली आते हैं, वहाँ पे 2 पेज में आपको लिखना है बस। तो इंट्रोडक्शन में शुरू वाली 2-3 लाइन या 3-4 लाइन, 3-4 पंक्तियों में क्या लिखना है? मेंटल प्लूम को परिभाषित कर देना है। तो मेंटल प्लूम के बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2-3 लाइन में आप कह सकते हो कि जो आउटर कोर है और जो अपर मेंटल है उसको दुर्बलता मंडल कह सकते हैं। वहाँ पे क्या चलती है? संयमन धाराएं चलती हैं या हॉट प्लूम चलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मेंटल प्लूम। विशेषकर मेंटल के बारे में पूछा गया तो कोर वाले की बात नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप दुर्बलता मंडल और अपर मेंटल की बात कर सकते हो कि उसमें क्या होता है, अभी भी जो लावा है या मेग्मा जो है, तरल अभी भी है, वहाँ पे अभी भी रेडियो एक्टिविटी घटना घट रही है, संयमन धाराएं वहाँ पे चल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर उठ रहे हैं। आप इसको बता सकते हो कि आर्थर रोम्स ने ऐसा बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन करके। तो 2-3 लाइन में क्या करोगे? मेंटल प्लूम्स को आपने समझा दिया। 3-4 लाइन में समझा देना। आपको लगता है कि 1 लाइन में 2 लाइन में नहीं समझा पाए तो 3-4 लाइन में लिख देना कि मेंटल प्लूम क्या होता है, ठीक है। मेंटल प्लूम आपने परिभाषित कर दिया। अब है ना, ये प्लेट विवर्तनिक की में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मेंटल प्लूम आपने परिभाषित कर दिया, डायग्राम जरूर बनाना यहाँ पे जो ये डायग्राम बनेगा जरूर बनाना मेंटल प्लूम वाला, ठीक है। आराम से समझा देना। ये क्या प्लूम्स कैसे बनाते हैं? ऊपर जो प्लूम्स उठ रहे हैं ना, ऐसे बना सकते हैं इनको प्लूम्स। तो प्लूम्स एक चक्रीय प्रवाह, तो आपने एक डायग्राम से भी क्या समझा दिया? मेंटल प्लूम्स को समझा दिया। अब ये क्या कर रहा है कि कैसे ये प्लेट विवर्तनिक को समझने में सहायता करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या। थोड़ा सा बताना चाहो तो बता देना 1-2 लाइन में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से तात्पर्य ये है। तो मेंटल प्लूम्स आप कह सकते हो, इन्होंने क्या किया है, जो प्लेटों को गति प्रदान की है। हमने 3 प्रकार की गति पढ़ी है, अपसारी, अभिसारी और जो रूपांतरण या संरक्षित प्लेट। ये सब किसके कारण है? मेंटल प्लूम्स के कारण है। तो इन्हीं को आप समझाते हुए आगे बढ़ सकते हो। वो उनके डायग्राम भी बना सकते हो, जो भी आप डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये क्या करता है, ऐसे करके आप अपना बॉडी पार्ट कवर करते हो। लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना होता है कि मेंटल प्लूम्स का कितना बड़ा योगदान है कि आज हम हमारी जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, प्रासंगिक बताना है उसका क्या रोल है उसका। लास्ट में निष्कर्ष में याद रखना हमेशा रिलीवेंट चीज़ों को ज़्यादा बताओ कि उसका रोल क्या है। तो बताना कि जो आज हमारी पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, जो रचनात्मक शक्तियाँ काम कर रही है, उन सब का बेसिक आधार क्या है? मेंटल प्लूम्स है। इसको मान बना देना, ठीक है। तो ऐसे करके बॉडी पार्ट में ये डायग्राम बना दिया। अपसारी, अभिसारी, सीमा वाले वो बताना। प्लेट विवर्तनिक का बेसिक सार क्या है कि प्लेटें गति कैसे करती है कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैरता है। दुर्बलता मंडल में मेंटल प्लूम्स चलते हैं, तो इसका मतलब ये फोर्स है, मेंटल प्लूम्स वाला फोर्स है जो प्लेटों को गति प्रदान करता है। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझने में सहायता करता है,
ठीक है। जो मेंटल प्लूम्स बाहर निकलते हैं बाद में, उनकी चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्लेट की जो बेसाल्ट है, महासागर क्रस्ट, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसके हेल्प कौन करता है? मेंटल प्लूम करता है। तो ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। ऐसे ही मतलब जो प्री प्रशांत क्षेत्र वाला भूपति का लक्षण बताना है, तो उसमें तो वर्ल्ड का मैप बना के जो रिंग ऑफ फायर है वो बताना है। उसमें आपको कई सारी चीज़ें याद रहे, जो सर्कम पैसिफिक की बहुत सारी चीज़ें याद रह सकती है आपको। एक तो प्रशांत महासागर प्लेट का जिक्र करना है, और यूरेशियन प्लेट की जो क्रियाएं हो रही हैं, बीच में जो फिलीपीन प्लेट है उनकी क्रियाएं आपस में, तो वहाँ पे आप बहुत सारे द्वीपीय जो चाप है, द्वीपों की श्रृंखला है, वो बता सकते हो। जो किनारों पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, द्वीपों और भी साइड में जो द्वीप बन रहे हैं, या जो वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे जो भी चट्टानें हैं, कटक हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें बताना है। क्योंकि फिजियोग्राफी वो पूछा है ना उसने, मतलब हाँ, जियो फिजिकल करेक्टर उस पूछे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आई जाएगी, ठीक है। तो ये लेसन आज हमारा एंड होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ में आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, जो शुरू में हमने किताबें बताई थी। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।